नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। पहले बात होगी संसद की, जहां आज प्रधानमंत्री ने 2 घंटे लंबा भाषण दिया। नारेबाजी जारी रही। इस बीच कुछ ऐसे पल भी आए जो सुर्खियों का हिस्सा बने। हम आपको संसद की वायरल वीडियोस दिखाएंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश सरकार के आर्थिक बजट से जुड़ी है। कल मोहन सरकार का पहला बजट आने वाला है। इससे पहले सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर कल के बजट का एक ट्रेलर दिखाया है। क्या कुछ खास है बजट में, आपको वो भी बताएंगे। आगे बात करेंगे ग्रुप चीटिंग की। जी हां, ग्रुप चीटिंग। मुरैना के एग्जाम सेंटर में धड़ल्ले से छात्रों को नकल करवाई जा रही थी। जब सीसीटीवी वायरल हुआ तो मामला उजागर हुआ और कैसे खुलेआम नकल करवाई जाती है इन जगहों पर, हम वो अब आपको दिखाएंगे। अगली खबर में बात होगी गोवंश वध की। मोहन सरकार इसे लेकर बहुत सख्त है। सरकार ने तस्करी करने वाले वाहनों की जब्त करने का आदेश दिया है। हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीते महीने में हुई गौ हत्याओं की जानकारी भी देंगे। आखिर में आपको एक ऐसे ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर दिखाएंगे जहां ऑक्सीजन के बदले धूल दिखती है, ताला लगा मिलता है। और जब विस्तार न्यूज़ जिम्मेदारों से सवाल करता है तो जवाब मिलता है। हम इसकी जांच करवाएंगे। विस्तार से इस पर भी चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। आज बुलेटिन की शुरुआत एक दुखद खबर से करेंगे। यूपी के हाथरस में हुआ है बड़ा हादसा। भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और जिसमें भगदड़ मच गई और एक के बाद एक मौतों की खबर सामने आने लगी। पहले 22, फिर 50 और अब तक 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। लाशों का ढेर आप भी देख सकते हैं। ये फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग सुनने लोग पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। पोस्टर में दिख रहे ये बाबा साकार हरि पटियाली बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ये बाबा बनने से पहले यूपी सरकार में दरोगा थे और आज ये भीड़ इन्हीं बाबा को सुनने पहुंची थी, जिसमें भीड़ बेकाबू हो गई और ये बड़ा हादसा हो गया। हादसा दोपहर का था। तब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था और जैसे ही खबर लगी फौरन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में घटना का जिक्र किया और अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। विपक्षी नेताओं ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और हादसे की जांच करने की मांग की है। सबको कंडोलेंसेस देता हूं। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूं। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतज़ाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज
अच्छा कराएगी। हाथरस का जो वाक़या है बड़ा तकलीफ की बात है और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सका, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी हैं उनको राहत पहुँचाई जाएगी और इसकी प्रॉपर तहक़ीक़ात होगी क्यों हुआ। सरकार ने घायलों को 50,000 रुपये और मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। आपको बता देते हैं कि इस तरह के आयोजन कहीं भी जब कराए जाएं तो पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होती है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां के प्रशासन की होती है। अगर सुरक्षा में चूक होती है तो सभी आयोजकों पर सरकारी तलवार चलेगी और प्रशासन भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन जो हुआ है वो बहुत दुखद है और इन घटनाओं से सबक लिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में खुशहाली की आहट आई है। राज्य के लोगों की आय पिछले साल से 10,500 रुपये तक बढ़ गई है। साथ ही किसानों की हालत भी पिछले साल की तुलना में बेहतर हुई है। खेती का रकबा तो थोड़ा घटा है, मगर खेती के कामों पर लिए जाने वाले लोन की संख्या भी बढ़ गई है। कुपोषण के दायरे से भी लाखों बच्चे पिछले 1 साल में बाहर आए हैं। ये सारी बातें मध्य प्रदेश सरकार के आज पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण से सामने आई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक हालत का जायजा लेती देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बढ़ी लोगों की आमदनी, कम हुए कुपोषित बच्चे, लहलहाई एमपी की फसलें। मोहन सरकार के पहले और मध्य प्रदेश सरकार के वार्षिक बजट से पहले वित्तीय वर्ष साल 2023-24 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर दी गई है। सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का खाका पेश किया है। इसमें प्रति व्यक्ति आय के साथ विकास दर, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, कृषि और औद्योगिक विकास के बारे में बताया गया है। प्रदेश की हमारी पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर के वर्तमान डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो मध्य प्रदेश में कार्यक्रम चलाए हैं, गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम हैं, गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम है, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को नीचे जब उतारा गया है तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, यापन करने वाले लोगों को भी उनकी भी बेहतर स्थिति हुई है। आर्थिक रूप से जो शिशु मृत्यु दर होती थी उसमें भारी सुधार हुआ है। हमारी आर्थिक आमदनी बढ़ी है। साल 2022-23 की तुलना में साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 10,500 रुपए तक बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में सरकार ने दावा किया है कि साल 2011-12 की तुलना में साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 4 गुना तेज हुई है। अब मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,42,565 है। सरकार ने अपने राजस्व को लेकर भी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जानकारी दी है। कृषि से सरकार को 1,200 करोड़ रुपए, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क से 10,400 करोड़ रुपए और स्टेट जीएसटी से 32,000 करोड़ रुपए राजस्व के तौर पर मिले हैं। 4 करोड़ 29 लाख लोगों को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ा गया है। साल 2005-06 से साल 2023-24 तक कृषि लोन के मामले में 16% की वृद्धि हुई है। बढ़ी है, कृषि में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जन्म मृत्यु दर ठीक हुआ है, सब कुछ ठीक ठीक बताया जा रहा है। इससे कितना इत्तेफाक? गलत आंकड़े देकर के चाहे कोई भी वाहवाही लूट ले, देख रहे हैं हम लोग बेरोजगारी का किस चरम पे है, ये हमको सामने है। हमारे लोगों की नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, कोई सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं, प्राइवेट नौकरियां मिल नहीं रही हैं। सिर्फ 2-3 चुनिंदा लोग हैं वही अमीर होते चले जा रहे हैं, बाकी जो इंडेक्स है वो गिरता जा रहा है। तो ये सब तो फर्जी आंकड़े। साल 2023 में मध्य प्रदेश में प्रमुख फसलों के उत्पादन में 0.20% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अनाज के उत्पादन में 1.91% की मामूली गिरावट आई है। गेहूं की खेती की बात करें तो 5.84% रकबा घटा है। वहीं दलहन में 42% की वृद्धि हुई है। तिलहन में 7% की वृद्धि हुई है। गन्ने की खेती का 8.93% क्षेत्रफल कम हुआ है। वहीं कपास में 9.88% क्षेत्रफल की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने यह भी बताया है कि कृषि का क्षेत्रफल बढ़ गया है। धान, मक्का, चना के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुपोषण के दाग को भी सरकार ने हटाने का काम किया है। दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री बाल संवर्धन आरोग्य कार्यक्रम के माध्यम से साल 2020 से लेकर साल 2024 के बीच में कुल 12 लाख से अधिक गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों को वेरीफाई किया गया है, जिसके तहत करीब 10 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से बाहर आए हैं। 86% बच्चे गंभीर कुपोषण से बाहर आए हैं। बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी आई है। कल मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट आएगा। ये 3,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। इसमें प्रदेश वासियों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं।
मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती का रकबा भी घटा है। एक बड़ा सवाल है कि सरकार तमाम सारे खर्चों को लेकर जरूर जानकारी दी है, यह भी बताया है कि सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं लेकिन निर्माण अधूरे रह जाते हैं। जैसे कि पुल ओवरब्रिज के निर्माणों में करीब 70% प्रोजेक्ट पूरे हुए लेकिन समय के भीतर 30% प्रोजेक्ट पूरे अब तक नहीं हो पाए हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जरूर ये बताती है कि आखिर सरकार की स्थिति क्या है और सरकार जनता के लिए किन मुद्दों पर काम कर रही है। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक पांडे। दरअसल बजट के पहले आने वाला ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश की आर्थिक हालत कैसी है ये बताता है। कल मध्य प्रदेश की विधानसभा में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इसे सुबह 11 बजे रखेंगे। देखना होगा प्रदेश की जनता के लिए नए बजट में क्या कुछ होगा, कोई राहत होगी या फिर कोई नया कर। पिछले साल की एक अच्छी फिल्म 12वीं फेल तो आपको याद होगी, जिसमें एमपी के मोरैना जिले के गांवों के स्कूलों में की जाने वाली खुलेआम नकल की कहानी थी। मगर मोरैना जिले के गांव में आज भी कैसे खुलेआम नकल करवाई जाती है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। फिल्म में तो नकल नहीं कर पाए छात्र मनोज शर्मा IPS बन जाता है, मगर उन्हीं गाँवों में के स्कूलों में आज भी नकल से पास होने की बुरी आदत बरकरार है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस तस्वीर को देखिए, ये बच्चे ग्रुप स्टडी नहीं बल्कि ग्रुप चीटिंग कर रहे हैं। नजारा मुरैना के सबलगढ़ कॉलेज का है, जहां BSc BA की परीक्षाएं शुरू हुई और इसके साथ ही एक बार फिर शुरू हुआ नकल माफियाओं का आतंक। अब जरा इस वीडियो को भी देखिए। खिड़की से बनाई गई ये वीडियो एक छात्र की है जो बेखौफ होकर एग्जाम हॉल में फर्रे निकाल रहा है। कैमरा देखते ही थोड़ी देर रुकता है और फिर चालाकी से फर्रा फेंक देता है। सबलगढ़ कॉलेज को निजी कॉलेजों के लिए भी परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। आलम यह है कि खुलेआम चल रही नकल CCTV में कैद हो रही है। सेंटर के एग्जामिनर बच्चों पर ध्यान देने की बजाय क्लास से बच्चों के मोबाइल और फर्रे निकालने में व्यस्त हैं। परीक्षा में करीब 300 से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हैं, जिनमें से करीब 70 बच्चे सबलगढ़ कॉलेज के ही हैं। बाकी सभी निजी कॉलेजों के हैं। निजी कॉलेज के संचालकों की दबंगई देखिए कि वे परीक्षाओं में खुलकर नकल करवा रहे हैं। यहाँ स्थानीय अधिकारियों से लेकर उच्च शिक्षा विभाग की टीम भी चेकिंग के लिए नहीं पहुँचती है। खुलेआम नकल की खबर जैसे ही फैली तो मामला तहसीलदार तक पहुंचा। शिकायत पर तहसीलदार ज्योति लश्कार जब सेंटर पहुंची तब भी नकल का सिलसिला जारी था। खुद तहसीलदार ने चेकिंग की और कई बच्चों को रंगे हाथों पकड़ा। फिर क्या था, छात्र तहसीलदार के पैर छूकर माफी मांगते नजर आए। अब तहसीलदार ने कॉलेज के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। साथ ही जिवाजी यूनिवर्सिटी में भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नकल के मामलों में मध्य प्रदेश का नाम सामने आया हो। खरगोन 18 मार्च 2024 को खरगोन में गाइड और किताबें लेकर प्रश्न पत्र हल कराने का मामला सामने आया था। 20 अप्रैल 2024 की बात है जब मुरैना में BSc की परीक्षा दे रहे छात्रों को नकल की छूट दी गई थी। 14 मार्च 2018 का मामला है जहां बैतूल में पुलिसकर्मी ने खुद खिड़की से नकल करवाई थी। ये कुछ मामले हैं जो काफी सुर्खियों में रहे थे, लेकिन ऐसे कई और मामले हैं जो उजागर ही नहीं हुए। केवल जिवाजी यूनिवर्सिटी से आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। हालांकि शासन के स्पष्ट आदेश थे कि केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से पहले CCTV कैमरे जरूर हों, लेकिन हाल देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि आदेशों का कितनी सख्ती से पालन होता है। मैंने भेजा है, तहसीलदार राउंड लेते हैं। हालांकि ये जिवाजी यूनिवर्सिटी की परीक्षा है और वाइस चांसलर कराते हैं, रजिस्ट्रार जिवाजी यूनिवर्सिटी परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, लेकिन हम लोग रूटीन जो होता है चेक वगैरह करते रहते हैं। यदि हमारे तहसीलदार ने जाकर पकड़ा है तो अच्छी बात है, सतत भ्रमण किया जाए, कोशिश किया जाए कि परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो। SDM ने मामले में सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, लेकिन हर बार ऐसा मामला सामने आने के बाद ही क्यों प्रशासन एक्शन मोड में आता है? वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर आने का इंतजार होता है। लोग भी कुछ दिन तक इस पर चर्चा करते हैं और फिर खुद इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं।
इसमें जूझता है तो केवल इस भीड़ में छिपे कुछ मेहनतकश छात्रों का भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल ग्वालियर चंबल इलाके के गांव में नकल माफिया हर साल सक्रिय होता है, जो दूसरे राज्यों के स्टूडेंट से पैसे लेकर दूर दराज के प्राइवेट कॉलेजों में एग्जाम सेंटर बनाकर खुलेआम नकल कराता है और छात्रों के पास होने की जिम्मेदारी भी उठाता है। मगर जिला प्रशासन की लगातार होने वाली छापेमारी से ये बीमारी कुछ हद तक तो दूर हुई है, मगर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अब गौवंश वध को लेकर बहुत सख्त हो गई है। गौ परिवहन में लगे वाहनों को अब सरकार सीधे रासात कर आरोपियों को कड़ी सजा देगी। पुलिस प्रशासन मिलकर अब गौवंश के परिवहन के रास्तों की नाकेबंदी भी करने जा रही है। हाल में हुई गौवंश हत्या के मामलों में भी मोहन सरकार ने बहुत कड़ा रवैया अपनाकर संदेश दिया है कि गौवंश वध से जुड़े लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। गौ तस्करी पर लगाई लगाम, अवैध परिवहन पर लगेगा विराम। मध्य प्रदेश के सिवनी, मंडला और जबलपुर से गौवंश हत्या की खबर मिलने के बाद मोहन सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। अब प्रदेश में गौवंशों की तस्करी करना भारी पड़ेगा। सरकार ने गौ हत्या के लिए गायों को लाने ले जाने में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को जब्त करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। कलेक्टर अब उनके वाहन राजसात यानी जब्त कर सकेंगे। ठीक उसी तरह जैसे कलेक्टर आबकारी और माइनिंग में अवैध परिवहन करने वाली गाड़ियों को सीज करते हैं। ये अधिकार भी कलेक्टर को दे दिए गए हैं कि जब भी कोई गोवंश का परिवहन करे तो जिस प्रकार आबकारी में और माइंस के अंदर राजसात करने का अधिकार है जिलाधीश को, वैसे ही अधिकार आज गोवंश परिवहन पर भी माननीय कलेक्टर महोदय को यह अधिकार दिए हैं कि वे गोवंश के परिवहन की गाड़ी को राजसात कर सकें। पिछले 6 महीने में अवैध गौवंश से संबंधित कुल 575 मामले दर्ज किए गए हैं। इन प्रकरणों में 1121 अपराधियों को गिरफ्तार कर 7524 गौवंशों को मुक्त कराया गया है। इस कार्रवाई में अवैध रूप से 342 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस प्रशासन मिलकर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। खास करके गोवंश के परिवहन को लेकर के जो वाहन जाते हैं, उन वाहनों के लिए कोर्ट के द्वारा कई बार वो छूट जाते हैं। किसी भी हालत में हम गोवध परिवहन पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हमने गोवध परिवहन के जो वाहन पकड़े जाएंगे कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत, वैसे वाहनों को राजसात करने का निर्णय लिया। उनको जब्त कर लेंगे, किसी हालत में उसको छोड़ेंगे नहीं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय 10 सालों में गौवंश के अवैध परिवहन के ट्रेंड और रूट्स पर मंथन कर कार्य योजना की तैयारी कर रहा है, जिसके आधार पर पुलिस एमपी के साउथ और वेस्ट बॉर्डर पर पैनी नजर रख रही है। ये जिले बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम और नीमच है, जो कि अवैध परिवहन से ज्यादा प्रभावित हैं। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सरकार गौवंश को लेकर इतनी सख्त क्यों हो रही है। तो बता दें कि 2 जुलाई 2024 को छिंदवाड़ा में हिंदूवादी संगठन ने गौवंश से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है। इसी दिन देवास में गौवंश से भरे पिकअप को पुलिस ने पकड़ा है। 27 जून 2024 को बिलासपुर में बछड़े को कार से कुचल दिया गया था। 21 जून 2024 को मुरैना में घर में गाय काटते हुए दिखे थे। 23 जून 2024 को दुर्ग में सड़क पर बछड़े का कटा हुआ सिर मिला था। इसी दिन जबलपुर में बोरे में गाय का सिर मिला था। 20 जून को सिवनी में 60 से ज्यादा गायों की हत्या का मामला सामने आया था। ये मामले बताते हैं कि कहीं तो वाकई गौ तस्करी की जा रही है और कहीं हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की कोशिश। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। इस बीच मंदसौर के लोगों ने सामाजिक मिसाल भी पेश की है। मुस्लिम समुदाय ने ये फैसला लिया है कि मंदसौर के मुल्तानपुरा में अगर कोई परिवार गौ तस्करी जैसी घटनाओं में शामिल मिलता है तो समाज उसका बहिष्कार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल मध्य प्रदेश से होकर बड़े पैमाने पर गौवंश को वध के लिए ले जाया जाता है। आमतौर पर लुक छिपकर ऐसे किए जाने वाले मामलों में अब जब हादसा होता है तब प्रशासन को जानकारी लगती है।
परंतु मोहन सरकार इस मामले में कोई ढिलाई देने के पक्ष में नहीं है। गौवंश परिवहन का मामला संज्ञान में आते ही अब कड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। छत्तीसगढ़ की बड़ी बड़ी अस्पतालों में कोरोना काल में करोड़ों रुपए खर्च कर ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए थे, मगर अब ये प्लांट ठप पड़े हैं और अस्पतालों को बाहर से ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन के संयंत्र चल रहे होते तो सरकार को रोज बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेनी पड़ती और बहुत पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। रायपुर के अस्पताल से हमारे संवाददाता अनमोल की ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, ये आपको ताला नजर आएगा। ये देखिए, एयर कंप्रेशर की जो मशीनें हैं वो धूल खा रही हैं। रायपुर के DKS अस्पताल में करोड़ों की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, लेकिन रोजाना 400 सिलेंडर बाहर से मंगवाए जा रहे हैं, जिसके लिए एक महीने में करीब 18 से 20 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्च अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्यों? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जब विस्तार न्यूज अस्पताल पहुंचा तो प्लांट के कमरे में ताला लगा मिला। जब हम DKS अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट को देखने और समझने पहुंचे तो यहाँ जो लोग थे वो बताए कि जो प्लांट था वो 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है। देखिए, ये आपको ताला नजर आएगा, ये ताला लगा हुआ है। यहाँ पर 2 शटर आपको नजर आएगा, एक ये शटर है और एक ये बगल में एक और शटर है। ये 2 शटर है यहाँ पर, और एक एरिया में जो है ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया था ताकि जो है यहाँ ऑक्सीजन का उत्पादन हो और स्वास्थ्य सुविधा जो है वो बेहतर हो। अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों से हमने बातचीत की तो पता चला कि करोड़ों का ऑक्सीजन प्लांट अक्सर बंद रहता है। DKS अस्पताल में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट आखिरकार अभी बंद क्यों है, ये हम जानने जब अस्पताल अधीक्षक के पास पहुंचे तो यहाँ पर अस्पताल अधीक्षक ने मिलने से मना कर दिया। यही नहीं, ऑक्सीजन प्लांट तो बंद है ही, इसके साथ ही अस्पताल में संचालित मेडिकल एयर प्लस वैक्यूम प्लांट के भी हालत बद से बदतर है। मतलब वार्ड बॉय अंदर के लिए हो ना? तो आप लोग ऑक्सीजन का भी काम आप ही लोग का है कि आप लोग को थमा दिया गया है? थमा दिया गया, हमारा नहीं आया। टोटल मशीन 5 करोड़ का है, पर 4 करोड़ का ऑक्सीजन बाटला लग गया पर मशीन नहीं बना। अच्छा, 4 करोड़ रुपए लग गए? हाँ, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू नहीं हुई। इस प्लांट से तैयार होने वाले मेडिकल एयर का उपयोग मरीजों के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन जिस यूनिट में इसका निर्माण होता है उसकी तस्वीर देखकर आप भी चौंक जाएंगे। मेडिकल एयर निर्माण वाले प्लांट में मशीनें धूल खा रही हैं। यहाँ रखे गए एयर कंप्रेसर सिस्टम की यूनिट भी बंद पड़ी है। यहाँ केवल एक सिस्टम ही चालू हालत में है। अच्छा, हवा तो मिलना चाहिए लोगों को, लेकिन इस हवा में देखिए किस तरीके से धूल झोंका जा रहा है और इसकी सूद लेने वाला न तो प्रबंधन है न तो शासन है, कोई व्यक्ति नहीं है। अब सवाल आखिरकार यही है कि आखिरकार लोगों की जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा। अब हम सवाल पूछेंगे और उन जिम्मेदारों से भी सवाल पूछेंगे कि आखिरकार ये धूल यहाँ पर क्यों है और कब तक लोगों के लिए जो है ये ऑक्सीजन प्लांट जो है खोला जाएगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो अब खबर संसद की। संसद में कल यदि राहुल गांधी का दिन था तो आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहा। मोदी ने विपक्षी दलों के भारी शोर शराबे के बीच दिए अपने लंबे भाषण में राहुल और विपक्ष को खूब निशाने पर लिया। इशारों इशारों में राहुल गांधी को उन्होंने बालक कहा और उनकी समझ को बालक बुद्धि कहकर खूब चटखारे लिए। सदन में आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी दिलचस्प अंदाज में भाषण देकर शायरियां भी सुनाई। आज सदन में क्या क्या दिलचस्प हुआ, देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी में 4 बजे सदन में प्रधानमंत्री के कदम बढ़ने लगे, कुर्सी तक पहुंचे और इधर विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और करीब 2 घंटे 15 मिनट के भाषण तक ये नारेबाजी यूं ही चलती रही। विपक्षी नेताओं ने तो वेल में आकर भी हंगामा किया और तानाशाही से लेकर मणिपुर, नीट, न्याय जैसे तमाम मुद्दों पर नारेबाजी की। इस बीच प्रधानमंत्री ने सदन में एक किस्सा सुनाया। एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है।
99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। पीएम मोदी ने आज पूरी कसर निकाली और कांग्रेस को जमकर लतेड़ा। कहा कि पहली बार कांग्रेस अपनी हार का जश्न मना रही है। ये पहला मौका है जब लगातार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। इस दौरान राहुल गांधी चुपचाप प्रधानमंत्री को सुनते रहे और मंद मंद मुस्कुराते दिखे। एक पल ऐसा भी आया जब विपक्ष की नारेबाजी और प्रधानमंत्री के भाषण के बीच स्पीकर ओम बिरला नाराज हो उठे और विपक्षी सांसदों पर भड़क गए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। नो, ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखें आप। इसके अलावा आज कुछ और सांसदों के बयानों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश पासी ने बीजेपी को फिर से अयोध्या की याद दिलाई और दुखती रगों पर हाथ रख दिया। जब ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है, जहां से मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं सारे देश में मर्यादा अंकित हुई है, उसका कहीं चित्रण नहीं है। मानवर, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि अभी परसों मैं गया था अयोध्या में, वहां की गलियों को देखा था, कीचड़ भरा है। लोकसभा में अखिलेश का शायराना अंदाज दिखा तो वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के मजेदार अंदाज ने सदन में सांसदों को खूब हंसाया। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। खेला हो शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कित। सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार गुड एक्ट्रेस भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर, आपको। इतना ही नहीं, संसद में वेब सीरीज फुलेरा का भी जिक्र हुआ था। आरजेडी के कद्दावर नेता मनोज झा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से ज्यादा तो पंचायत वेब सीरीज के प्रधान जी पर भरोसा है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है, इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का है। राज्यसभा में आज विपक्षी नेता और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच भी बहस हो गई, जब कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी हैं। जवाब में सभापति ने कहा कि मैं उस स्तर पर नहीं आ सकता। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी, मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूँ। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं अरे आपको खड़गे जी, आपको किसने बनाया है ये आप अपने आप जाने। और इसी नोकझोंक के साथ संसद का शोर थम गया। इस बीच जो ध्यान से सुने जाने वाली बात थी वो ये कि मोदी सरकार ने नीट और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक मामले पर गंभीरता दिखाते हुए इस दाग को मिटाने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी आज दिन भर सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच काफी नोकझोंक हुई।
दरअसल बहुत दिनों बाद संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष विपक्ष की गर्मागर्मी सामने आ रही है और इसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। अच्छा है, ये तनातनी स्वास्थ्य लोकतंत्र के लिए बहुत दिनों बाद अच्छे दिनों के संकेत हैं। तो चलिए आज द एडिटर शो में फिलहाल बस इतना ही।